नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हमेशा ये जद्दोजहद रहती है कि होम लोन प्रीपे करें या उन्हीं पैसों को निवेश करें। आज हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है, कब लोन प्रीपे करना बेहतर रहता है और क्या है आरबीआई के लोन रीसेट करने के नए मैकेनिज्म। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और एंड्रोमेडा सेल्स के को सीईओ और लोन एक्सपर्ट राहुल कपूर। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिरोज, सबसे पहले सभी जो ग्राहक हैं उनकी समझ के लिए जानना जरूरी है। अभी जो हाल ही में आरबीआई पॉलिसी आई थी उसमें जो कमेंट्री थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, उसमें फ्लोटिंग रेट लोन रीसेट करने के मैकेनिज्म पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, जिसकी गाइडलाइंस जारी हुई और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें जो कि हर एक ग्राहक को समझनी और जाननी बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये क्या है फ्लोटिंग रेट लोन रीसेट करने के नए नियम। देखिए, नियम तो ज्यादा बदले नहीं है, बट आई थिंक ट्रांसपेरेंसी की बहुत गुंजाइश है। दैट्स पॉइंट वन। तो आरबीआई ने कहा भाई, आप अगर जो बोरोवर के साथ जो एंगेजमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन है, उसको आप थोड़ा ज्यादा सटीक करें। लॉजिक क्या है बढ़ाने की, उस पर थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी लाएं और जो भी इम्पैक्ट है उस ईएमआई का, उसकी कम्युनिकेशन आपको ठीक करनी है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर कोई ग्राहक पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्याज दरें जब ऊपर जाएंगी तो उनकी ईएमआई की बर्डन बढ़ेगी। और काफी सारी बैंक्स जो है वो बढ़ाती हैं, बट वो पता भी नहीं होता कि उनकी लोन पीरियड्स बदल जाती हैं या तो फिर ईएमआई बदलनी पड़ती है। सो काफी डिसएंगेज सी बोरोइंग्स होती हैं। स्पेशली जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पर्सनल लोन्स लेते हैं, उन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज उनकी जो रेट ऑफ बोरोइंग्स होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आई थिंक हर ग्राहक को ये जरूर पता करना चाहिए कि आपकी जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी वो क्या आधार पे बढ़ेगी। अब देखें, एक साल से 10 ईयर जीसेक जो गवर्नमेंट का पेपर है वो वहीं के वहीं घूम रहा है ऑलमोस्ट, राइट। अगर आप देखें तो 7.2 पे आज है। साल भर 6-8 महीने पहले भी 7.2 पे था, बट काफी सारी बैंकों ने रेट्स बढ़ाई हैं। आज हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर के, ये बहुत फ्लैट है। 3 साल की जो बोरोइंग कॉस्ट है, 5 साल की भी बोरोइंग कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और 10 ईयर की बोरोइंग कॉस्ट है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इसको कहते हैं फ्लैट यील्ड कर्व। तो अगर ये फ्लैट यील्ड कर्व है तो आपकी बोरोइंग किस आधार पे है, क्या बेंचमार्क रेट्स हैं जिसपे आपकी जो ईएमआईज हैं वो कंप्यूट होगी, इसकी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। और एनबीएफसीज और बैंक का ये कर्तव्य बनता है कि वो समझाएं हर ग्राहक को और उनकी नॉलेज को इंप्रूव करें। बिल्कुल राहुल, जैसा फिरोज भी बता रहे हैं उसी की बात आगे बढ़ाते हुए समझना जरूरी है कि क्या दिक्कतें अब तक बोरोवर्स को पेश आ रही थी, स्पेशली जिनका फ्लोटिंग रेट लोन है। बताया फिरोज ने कि काफी हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी इस पूरे सिस्टम में, लेकिन वाकई ऑन द ग्राउंड कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स को, एनबीएफसीज को कहा गया है कि डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट बनाइए, शुड बी इजियर फॉर जो बोरोवर्स है उनके लिए भी। बट इन नियमों का एग्जैक्टली क्या असर देखते हैं आप आने वाले टाइम में? राइट राहुल। राहुल, सवाल आपके लिए है। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए आज के शो में। और जैसा कि अजीज जी ने बोला, आई थिंक इसका एक बैकग्राउंड है। अगर हम लास्ट 2 से 2.5 साल का जर्नी देखें होम लोन बोरोवर्स का, स्पेशली पोस्ट कोविड, आई थिंक काफी सारे नए बोरोवर्स आए हैं मार्केट में जिन्होंने अपने लाइफ टर्म में आई थिंक फर्स्ट टाइम एक होम लोन अवेल किया है। और होम लोन लेना सिर्फ एक कमर्शियल डिसीजन नहीं होता है, एक इमोशनल डिसीजन रहता है। आप प्रैक्टिकली अपने वर्किंग लाइफ स्पैन का बहुत सारा परसेंटेज कमिट करते हैं एक लेंडर को, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, कि मैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए एक लोन की भरपाई करूंगा, और वो एक मंथली ईएमआई से आप बन जाते हैं। अब ये जितने भी नए होम लोन बोरोवर्स आए लास्ट 2 से 2.5 साल के बीच में, ये इन्होंने एक जर्नी देखी जो आई थिंक
फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया में, राइट। ये सब आए 6.5-7% के होम लोन पे, और जिस तरह से, जिस तेजी से होम लोन रेट्स बढ़े, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट 8.75 to 9% की, इन सब ने 2-2.5% का इंक्रीज देखा अपनी होम लोन रेट में, दरों में, और बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे ईएमआईज में बढ़ोतरी हुई ना। आप एक मिडिल क्लास बजट लेके चले जिसमें कि आज ईएमआईज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, दैट्स वन। दूसरा, आप जैसे अजीज ने बात करी, एकदम सही बोला ना, पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की। आई थिंक आरबीआई का ये कदम बहुत ही सही, अच्छे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है कि भाई आप जब एक लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं बैंक से, एनबीएफसी से, वो टर्म्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि मुझे फिक्स रेट है, मेरा फ्लोटिंग रेट है, अगर मैं किस टर्म्स में इंटरेस्ट रेट्स लागू होते हैं, और जब मैं प्रीपे करने जाता हूँ मुझ पे क्या पेनल्टी लगती है, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, एक साल में मैं कितना प्रीपे कर सकता हूँ, क्या मैं विदाउट प्रीपेमेंट चार्जेस, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी कैन आई रिपे टू द बैंक्स और लेंडर्स, मेरे टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। आई थिंक उसमें काफी सारी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो आरबीआई ने एकदम सही तरीके से स्पेसिफाई किया। आई थिंक उसकी गाइडलाइंस अपडेटेड हैं अभी लेंडर्स की तरफ से, एंड वी आल्सो, हम उसकी अभी इंतजार कर रहे हैं उसका फाइनल फाइन प्रिंट्स आने में। आई थिंक दिस विल रियली इज द होल इशू ऑफ कि हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं, हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लोज करते हैं, उस पर काफी सारा क्लैरिटी आएगा। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया कदम है, और ये पूरे इस इकोसिस्टम को, जो ये होम लोन इकोसिस्टम है, उसको और मजबूत बनाने में एक बहुत ही बढ़िया कदम। ओके, एंड स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, या अगर हम आंकड़ों के जरिए समझे फिरोज आपसे, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस किया गया आपकी तरफ से, क्योंकि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो हाई इंटरेस्ट वाले जैसे पर्सनल लोन्स जो होते हैं, उसमें 1% का भी जब चेंज होता है किसी के लोन में, तो कितना इम्पैक्ट एक ईएमआई पर, फ्यूचर ईएमआई पर पड़ सकता है, ये समझना ज़रूरी है। और मानिए किसी का ऑलरेडी 10% पर लोन है, तो क्या उसको इस मैकेनिज्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जिसका लोअर इंटरेस्ट पर लोन है उसके लिए क्या एक बेटर मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये एक डायनामिक समझना बेहद जरूरी है फिरोज। यस स्वाति जी, देखिए कोई भी अगर लोन लेता है, होम लोन तो स्पेशली, वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग ही हो जाते हैं। पहले 2 साल के लिए लॉक इन होते हैं, पहले 3 साल के लिए। आजकल कोई भी होम लोन होता है, एक पीरियड के बाद वो इंटरेस्ट रेट के, मार्केट इंटरेस्ट रेट से रीपेग होके फ्लोटिंग रेट ही हो जाता है। काफी सारे लोन्स वैसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, जैसे 5 साल का कोई लोन ले लिया आपने, कार लोन ले लिया, वहां फिर भी एक फ्लोटिंग के बदले फिक्स्ड होम लोन, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की गुंजाइश होती है, क्योंकि एनबीएफसी या बैंक वो रिस्क लेने के लिए तैयार होती है कि 5 साल की जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एक 5 साल का लोन है। अगर 5 साल के लोन पे अगर आपने 5 साल के लोन के लिए 60 लाख रुपए लिया, और अगर 8% की इंटरेस्ट रेट हो, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स 8% पे आज छोटे लोन नहीं मिलेंगे 5 साल वाले, हाइपोथेटिकली 8% की लोन हो, तो आपकी ईएमआई होती है 1.21 लाख पर मंथ की, अगर आप 60 लाख का लोन लेते हैं। अगर समझें कि ये लोन रेट बढ़ के, जैसे ब्याज दरें काफी बढ़ी हैं, और अगर वो 9% हो जाता है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई है वो क्लोज टू 4%, 4,000 से बढ़ जाएगी। सो 1.25 लाख के लोन ईएमआई पे पहुंच जाएंगे आप। अगर 10% है तो ऑलमोस्ट 1.28 का आपका ईएमआई हो जाएगा 1.21 से। तो एवरी 1% यू ऑलमोस्ट हैड अ 4,000 रुपी एडिशनल लायबिलिटी, 3 to 4,000 रुपी एडिशनल लायबिलिटी एज एन ईएमआई। अगर वही घट जाता है तो 1,21,000 की जो ईएमआई है वो घट के 1,19,000 हो सकती है अगर 7% हो जाए, और अगर 6% हो जाए तो 1.16 लाख की ईएमआई हो जाएगी। तो ये सेंसिटिविटी ये आपको समझाती है कि इवन इन 5 ईयर के लोन में अगर 1% की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपका 3 से 4% की ईएमआई का इजाफा हो जाता है, क्योंकि 1.21 लाख 1.25 हो जाए तो 4,000 रुपए बढ़ जाते हैं, तो 3% का आपका ईएमआई आउटफ्लो बढ़ जाता है पर मंथ। ओके, इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो फिरोज आपने बताया।
अब कई लोगों को अनुपात समझ में नहीं आता है राहुल, तो इसलिए समझना जरूरी है कि एक ईएमआई टू सैलरी का जो एक प्रपोर्शन है, अनुपात होना कितना चाहिए, क्योंकि यही एक बड़ा रीजन है लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आइडियली आपकी ईएमआई आपके मंथली सैलरी का कितना पोर्शन होनी चाहिए और किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए? देखिए सॉरी, एक रफ अनुमान अगर लगाया जाए तो एक कंफर्टेबल ईएमआई मैनेजमेंट के लिए आपकी जो ईएमआई है आपकी सैलरी का अबाउट 55-60% ज्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट। और इसमें जो फिरोज ने बात किया, इसमें मैं सिर्फ ऐड ऑन करूंगा, अगर आपने एक 50 लाख रुपए का लोन लिया जिसका टेन्योर 20 ईयर्स था और आपने 6.5% पे लिया था और वो इंटरेस्ट रेट अभी चला गया 8.75 पे, तो आप ये मान के चलिए कि वो 20 साल का जो लोन है इस समय चला गया अबाउट 41 ईयर्स पे। सो टेन्योर अगर हम ईएमआई सेम रखें तो वो 20 साल का जो टेन्योर है वो इसमें 21 साल और जुड़ के वो चले गए अबाउट 41 ईयर्स टोटल टेन्योर पे। अब आप ये अनुमान लगाइए कि अगर वो 20 साल पे वापस लेकर आए उसको हम टेन्योर पे, सो एवरेज उनकी इनकम का अप्रोक्सीमेटली अबाउट 85-90% चला जाएगा सिर्फ ईएमआई सर्विस करने में। सो इसीलिए मैंने बोला कि अबाउट 55-60% इज अ वेरी कंफर्टेबल लेवल, जहां पे आप इसमें कोई भी अगर बढ़ोतरी होती है तो आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक ये कस्टमर को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो एक होम लोन अवेल कर रहे हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है जिसका जिक्र राहुल ने भी किया। फिरोज, कई लोगों का ये सवाल होता है कि जब भी लोन में कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनके, तो उन्हें आइडियली करना क्या चाहिए जब उनको डिसीजन लेना है, ईएमआई बढ़ाएं या फिर टेन्योर बढ़ाएं, क्या एडवाइजेबल रहता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते रहेंगे, अगर आप ईएमआई बदलाएंगे तो काफी अपने आप पे एक स्ट्रेन लेंगे और एक स्ट्रेस भी होता है। जैसे राहुल जी ने कहा कितना हाई सेंसिटिविटी है फॉर लॉन्ग टर्म लोन। जैसे मैंने एक तो 5 साल का उदाहरण दिया, राहुल जी ने 20 साल के लोन की सेंसिटिविटी बताई इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन टाइम फ्रेम अगर ब्याज दरें बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से जब ब्याज दरें बढ़े तो आपको टेन्योर को ही छेड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होगा कि ब्याज दरें वापस भी घटेंगी। आज जो हम स्थिति में हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटर्न इंटरेस्ट रेट्स की जो ग्लोबल स्थिति है उसकी वजह से हमारे पास भी थोड़ा कोलैटरल डैमेज आया है। अगर हम 10 ईयर जीसेक को एक बेंचमार्क माने होम लोन्स के लिए, तो आज हमारी जो 10 ईयर जीसेक की 10 ईयर एवरेज है वो 6.8 6.9 है। तो हम 30-40 पैसे ज्यादा है। ग्लोबली ऐसा भी हो गया है कि डबल ट्रिपल हो गई हैं दूसरों की इंटरेस्ट रेट्स, बोरोइंग के रेट्स की ग्लोबली। तो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस भी नीचे आएगा। तो अगर आप ईएमआई को छेड़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अगर समझिए कि आपकी 2 लाख की ईएमआई है, सडनली इस महीने से क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई आपको 2.5 लाख करनी पड़ रही है, तो आपको रोज हर्ट करेगा। सो आई थिंक उसमें टेन्योर में छेड़खानी करना इज अ मोर सेंसिबल थिंग टू नॉट टेक एन इमोशनल ड्रेन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज की जो स्थिति है वो मेरे हिसाब से एवरेज अगले 10 साल की जो इंटरेस्ट रेट्स होंगी वो करंट स्थिति से 1-1.5% कम ही होंगी इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स अगेन नीचे लानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का टारगेट बिटवीन 4-6% रहा है, ऑफ कोर्स बारिंग द लास्ट इन्फ्लेशन नंबर। तो आरबीआई थोड़ी सी परेशान है, स्पेशली बिकॉज ऑफ वेजिटेबल इन्फ्लेशन, वो थोड़ा बड़ा है। बट आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज टू प्ले विद द टेन्योर। कौन कर्ज के बोझ को खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए लोन प्रीपे करना इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे करें, या फिर उस पैसे की एसआईपी करें और लोन जैसा आपका चल रहा है उसको आप ईएमआई के जरिए ही आगे बढ़ाते रहें। जरा इस पूरी गुत्थी को भी सुलझाते हैं और कौन से सिनेरियो में क्या बेस्ट वर्क करता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिरोज अजीज हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ राहुल कपूर है। राहुल, प्री पेमेंट काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लोन को प्री पे करना वाकई एक एडवाइजेबल एक स्टेप होता है? एक लोन के पूरे टेन्योर में कौन सा ऐसा एक टाइम होता है जब एक्चुअली लोन प्रीपे करना बेस्ट साबित हो सकता है किसी के लिए? सो व्हाट वर्क्स बेस्ट? स्वाति, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट वर्क्स बेस्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल, बहुत ही पर्सनलाइज्ड है ये। आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपका उस साल का एनुअल बोनस कितना है, आपका उस साल का एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, राइट, आपने उस साल
कितनी एडिशनल इनकम जनरेट कर पाए हैं, उससे एडिशनल रिसोर्सेज कितने आप सेव कर पाए हैं। आई थिंक अगर मुझसे आप पूछें तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लोन प्रीपे करने की। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वार्तालाप की शुरुआत में बोला कि ये देखिए एक कमर्शियल डिसीजन भी होता है होम लोन लेना, और एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन भी है। और एक एवरेज कस्टमर के एक बर्डन रहता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी अपना ये होम लोन खत्म करूं और उसकी ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करूं। सो जब भी आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप सेव कर पाते हैं एक्स्ट्रा इनकम के जरिए, आई थिंक सबसे पहले आपको प्रीपे करना चाहिए। इससे ना तो सिर्फ इंटरेस्ट बर्डन कम होता है, जो सबसे बड़ी सेविंग है, राइट। दूसरा, आप अपने होम ओनरशिप के गोल को और नजदीक ला पाते हैं। अगर आपने एक 20 साल का होम लोन लिया, राइट, और आप सेव करके उसको प्रीपे करने की कोशिश करते हैं, हमने ये देखा है कि ब्रॉडली लोग 8 से 9 साल के बीच में एक एवरेज स्मार्ट कस्टमर उस पूरे होम लोन टेन्योर में 8-9 साल में कंप्लीट कर पाता है। तो आई थिंक वही कोशिश रहनी चाहिए कि मैं सेव करके उसको जल्दी से जल्दी होम लोन को प्रीपे करूं और इसका ईएमआईज कम कराऊं। आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सो फिरोज, एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, आपकी नज़र में क्या अच्छा सिनारियो है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि कर्ज खत्म करना है, एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है सर पे। कई लोगों के पास लमसम पैसा आता है, वो कहते हैं कि चलो ये एक बड़ा पैसा जरा लोन के प्रीपेमेंट में लगा दें। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, अगर ये पैसे एसआईपी में डाल दिए होते, निवेश कर दिए होते, तो कितना कितना अमाउंट क्रिएट हो जाता। तो जरा इस जद्दोजहद को दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या बेटर रह सकता है। स्वाति जी, अगर हम देखें तो लोन प्रीपेमेंट दो किस्म से हो सकती है। एक बार कभी कोई लमसम अमाउंट मिल जाती है आपको, तो आपको पे करनी पड़ती है, तो पे करते हो तो आपकी लोन टेन्योर या ईएमआई कम हो सकती है। दूसरा, आपकी आय बढ़ सकती है, आपके पास और थोड़े पैसे आ सकते हैं, अपनी ईएमआई बढ़ा के अपनी पीरियड्स को कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लमसम पैसा आए तो आप लोन चुका सकते हैं। बट अगर रेकरिंग पैसा आपका बढ़ गया, फॉर एग्जांपल अगर एक 20 साल की टाइम फ्रेम्स है एक होम लोन की, जाहिर सी बात है करियर में 5-10 सालों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अगर 30 साल की उम्र को कोई बंदा होम लोन लेता है तो 40 में उनकी स्थिति, उनके प्रोफेशनल कितनी हार्डवर्क थी, उनके हिसाब से उनकी पगारें बहुत चेंज होती हैं। तो अगर आपके पास आपकी पगारें मंथली बढ़ चुकी हैं और आज आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पैसे से आपको एसआईपी ही करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमेशा लॉन्ग पीरियड्स में इक्विटी डेट को ओवरटेक कर ही लेता है। हमने ये देखा है सबसे खराब स्थिति में 11 साल, ऐसा कोई 11 साल नहीं होता जहां पे इक्विटी डेट को अंडर परफॉर्म करता है। क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जाहिर सी बात है, फॉर द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस टू वर्क, इक्विटी हैज टू जनरेट मोर रिटर्न देन डेट। ये तो बिजनेस का नियम है। तो बट ऑफकोर्स साल 2 साल 3 साल में ऐसा नहीं होता है, 11-12 सालों में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको इक्विटी की रिटर्न डेट से कम मिले। तो एसआईपी करना, क्योंकि वो स्टैगर्ड फैशन में जाता है, वो एक अच्छी स्थिति होती है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, ये भी देखें कि इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट 10% पार कर चुकी है तो जाहिर सी बात है जितना लोन चुका सके उतना चुकाएं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट में 13-14% ही मिलनी है, उसमें भी रिस्क होता है। और इधर मुझे एश्योर्ड बैंक को 10% तो देना ही देना है जेब से, तो एक मुश्त अपनी ईएमआई कम कर लीजिए, एक पेमेंट्स कर लीजिए। सो इंटरेस्ट रेट्स इज अ थर्ड वेरिएबल। लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम पैसा आए तो होम लोन चुकाइए, सैलरी बढ़े तो ईएमआई बढ़ाने के बदली आप एसआईपी करें, ईएमआई को सेम रखें। और तीसरा, अगर ब्याज दरें बढ़े तो ऑल बेट्स ऑफ और जल्दी से अपना लोन चुकाएं। अगर आप ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण लूं, अगर समझो कि आपकी एक ईएमआई है ऑन अ लोन ऑफ 75 लाख 15 साल के लोन के लिए, अगर आपकी 72,000 की ईएमआई है और अगर आप 97,000 की ईएमआई है, अगर वो 9 साल का लोन है, समझो, लेट मी गो लाइक दिस। सो 72,000 की आप ईएमआई कर रहे हैं, अब आपको सडनली 25,000 रुपए पर मंथ ज्यादा कमाई हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये 15 साल का लोन, अगर ये 25,000 आप ईएमआई पे करें, बढ़ा के 97,000 करते हैं अपनी ईएमआई, तो आपकी जो लोन पीरियड्स है 15 साल से 9 साल हो जाएंगी, क्योंकि आपके ईएमआई अमाउंट्स आपने बढ़ा दी। अगर ये 25,000 रुपए की ईएमआई ना बढ़ा के अगर आप 25,000 रुपए की एसआईपी करते और उसमें अगर 14% की रिटर्न आती,
तो आपको इस निर्णय से 40 लाख का 41 लाख का ज्यादा फायदा होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें कैच क्या है कि 14% की रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। अब लास्ट 20 सालों में 70 फंड थे इक्विटी के जिनके 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 70 ऐसे फंड्स हैं, 70 फंड्स। उसमें से अगर मैं वर्स्ट 20 फंड्स में भी निवेश करता तो भी 14.13% की रिटर्न आती जुलाई 31, 2003 से जुलाई 31, 2023 तक। तो 14 is not guaranteed, but even the worst funds on a 20-year basis generated 14.13, best ones generated 19.85. तो I will recommend, अगर आपकी रेगुलर इनकम बढ़ जाए तो ईएमआई बढ़ा के टेन्योर घटाने के बदले एसआईपी करें तो यू विल गेट सम मोर एक्स्ट्रा मनी। ओके तो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिरोज ने अलग अलग सिनारियोज में बताया कि क्या बेस्ट हो सकता है केस में। अगेन राहुल, जो बहुत ज़्यादा आखिरी सवाल होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि कोई भी लोन लेने से पहले किन गलतियों से बचना चाहिए। कि हर किसी को मालूम होता है कि उन्हें करना क्या है, पर मिस्टेक से बचना बेहद ज़रूरी है। सो व्हाट टू अवॉइड? The first thing to avoid is अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखिए। हमारे एक्सपीरियंस में आई थिंक savviest ऑफ कस्टमर्स, राइट, सबसे वेल अवेयर वेल नोन कस्टमर्स जब आते हैं होम लोन लेने के लिए तो वो सिर्फ इस बात पे फोकस रखते हैं कि भाई हमें कितना लोन मिलेगा और कितने दिनों में आप करवा के दोगे लोन, राइट। और ये हम हर बात बोलते हैं कि भैया फाइन प्रिंट्स पढ़िए, डिटेल्स पढ़िए, ट्रांजेक्शन्स के जो पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर भी थोड़ा टाइम लगाइए। लेकिन इतना एंजाइटी लेवल रहता है, उनको लगता है कि जो उनका ड्रीम होम है, जिसको उन्होंने वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। सो वो अब दो ही सवाल के जवाब जानना चाहते हैं हमसे कि आप कितने दिनों में हमारा लोन करवा देंगे और कितना लोन होगा। आई थिंक इसके अलावा भी 3, 4, 5 क्वेश्चंस अपने सेट में कस्टमर्स को ऐड करने चाहिए कि भाई ओवरऑल फिक्स्ड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, प्रीपेमेंट चार्जेस कितने हैं, मैं 1 साल में कितने % तक का लोन प्रीपे कर सकता हूं, मैं जितना मेरा टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसमें अगर मैंने एक अमाउंट से ज्यादा अगर प्रीपे किया तो मुझे उस पर क्या पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। होता यह है कि ये सवालों के जवाब पहले नहीं पूछे जाते हैं, उसके बाद जब वो एक पार्ट पेमेंट करने आते हैं और उसमें जब वो टर्म्स कंडीशंस देखते हैं या उसमें फिर एक लेवी आता है, एक चार्ज आता है, फिर वो बोलते हैं अरे हमको पहले नहीं बताया। सो आई थिंक कस्टमर शुड बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक 15, 20, 25 साल का लोन के एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ले रहे हैं, जो कि उनके वर्किंग स्पैन का अबाउट 70-80% ऑफ टाइम है। ये हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप एक होम लोन 20 साल का लेते हैं, आप अपने वर्किंग स्पैन का बहुत बड़ा परसेंटेज प्लेज कर रहे हैं। तो प्लीज सोचिए, समझिए, सवाल पूछिए, आपका हक बनता है सवाल पूछने का। और लेंडर्स से, आप बैंक से या एनबीएफसी से अपने टर्म्स कंडीशंस नेगोशिएट करिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी अगर फास्ट प्रीपेमेंट अच्छी है, तो उस पर नेगोशिएट करिए, उनसे बताइए कि ये मेरा सिविल स्कोर है, ये मेरे पास क्रेडिट रिकॉर्ड है, क्या मैं इसमें 15, 20, 25 पैसे का इसमें गुंजाइश कर सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो आई थिंक ये सब चीजें कस्टमर को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू डूज एंड व्हाट नॉट टू डू राहुल कपूर ने बताई। बहुत धन्यवाद करेंगे राहुल आपका भी और फिरोज आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।